हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम क्लास पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में सभी जाने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन। तो अगर आप इस चैप्टर को पहली बार कर रहे हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करवाने वाला हूँ, क्या क्या चैप्टर में होने वाला है और क्या क्या किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नहीं करेंगे बट किस तरीके से करना है वो जरूर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना, ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। न्यू एनसीईआरटी बुक मतलब 2023-24 में जो बदलाव किए गए, यानी कि पुराने एनसीईआरटी में से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, कम कर दी गई हैं, उसके बाद जो कुछ बचा कुचा है उसके बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, इसका नाम है यहाँ पर आंकड़ों में प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो आंकड़ों प्रबंधन मतलब क्या, मतलब समझिए यहाँ पर ध्यान से। आंकड़े मतलब क्या होता है? आंकड़े को अंग्रेजी में कहते हैं डाटा। क्या कहते हैं बच्चों? डाटा। ठीक है, डाटा मतलब क्या होता है? कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, सूचना है, अगर वो एक नंबर की फॉर्म में है, नंबर के रूप में है, या जो सूचना है आपके पास वो एक नंबर उसमें इंक्लूड है, तो उसको मैं कहूँगा आंकड़े। जैसे फॉर एग्जांपल कि कल जो है, कल दिन होगा, ये एक इन्फॉर्मेशन है, सूचना है। ठीक है, मैं आज वहाँ पे गया था, एक सूचना इन्फॉर्मेशन है, मैं आज वहाँ पे जाऊँगा, ये है वो है, वो उसने कब आया था, वो जा रहा है स्कूल, वो नहीं जा रहा है, वो फेल हो गया, पास हो गया, क्या सूचना है। ठीक है, अगर उससे नंबर डाल दूँ तो वो 4 नंबर से फेल हो गया, ये एक नंबर है, तो ये आंकड़े हुआ, नंबर आ रहा है इसमें, ध्यान से देखो। मैं कल 10 बजे आऊँगा, वो कल 2 बजे आएगा, मैं 10 बजे बाद जाऊँगा। ठीक है, मेरे 10 नंबर आए थे, 10 मिनट का ये वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो है, वीडियो लेने के बाद 90 नंबर आपके आ जाएँगे। तो ये सब क्या है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है जो कि डाटा कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो है नंबर का यूज़ किया गया है, डिजिट का नंबर का, समझते हो ना? ठीक है, तो उन नंबर का हम, यानी कि जो डाटा सूचना आंकड़े हमारे पास है, उसको हम क्या करें, प्रबंधन करेंगे। प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट करेंगे, कि उसको अच्छे से संवारेंगे, सजाएंगे। उस ऐसी बात है, अगर आपके पास कोई डाटा है, सूचना है, तो क्या करोगे? दूसरों को बताओगे, है ना? या फिर उसके बारे में, उस डाटा से, सूचना से आपका खुद का कुछ फ़ायदा होगा, यही होगा। अच्छा, दूसरों को बताओगे तो आप अच्छे से बताओगे, उसको समझाओगे। अब समझाओगे, यहाँ पर मैथ्स में उसको हम दिखाएँगे, अच्छे से दिखाएँगे मतलब दर्शाएँगे या रिप्रेज़ेंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दर्शाएँगे। तो डाटा को क्या करते हैं? दर्शाना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा डाटा का हम क्या करते हैं भाई, उसमें से हम कुछ हल निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि मेरे को 10 बजे जाना है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई 10 बजे मुझे जाना है, तो मेरे काम का क्या है कि 10 बजे तक मेरे को तैयार हो जाना है। ठीक है, तो उसको लिए मैं क्या करता हूँ, उसका गणना करता हूँ। गणना मतलब कि हिसाब किताब करता हूँ कि मैं इतने बजे ये कर लूँगा, तो उसके हिसाब से इतने बजे ये कर लूँगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स की लैंग्वेज में, यहाँ पर मैथ्स के अगर चैप्टर की बात करें, तो यहाँ पर हम डाटा का भी 2 चीज़ करते हैं, गणना यानी कि कैलकुलेशंस, और दर्शाना यानी कि रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आंकड़े को यानी डाटा को दिखाने के, रिप्रेजेंट करने के कुछ हमारे पास इतने सारे तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6। टेंशन मतलब ये सारा 7वीं क्लास में नहीं है, ये 6ठी क्लास में आपने सीख लिया था, और ये कैसा होता है यहाँ पर आपको फोटो दिख रही होगी। अच्छा, दंड आरेख को हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, और इसका एक छोटा भाई यानी कि द्विदंड दंड आरेख को भी यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, हालांकि ये वाला जो अगला टॉपिक है, आयत चित्र। आयत चित्र जो है, ये भी एक डाटा को दर्शाने का एक तरीका आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, लेकिन ये जो 8वीं क्लास का है, वो भी इस साल अब कट चुका है, तो इस वाले को आप मिस कर दोगे आप। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बारंबारता सारणी, ये 8वीं का है, 8वीं में जानेंगे। ठीक है, ये भी 8वीं का है, 8वीं में जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको सिर्फ दंड आरेख के बारे में ही जानना है। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि इतने सारे की क्या जरूरत है? देखो बच्चों, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम आती हैं। सबके लिए अपना अपना कुछ रूल है, रेगुलेशन है, कुछ तरीके हैं। ठीक है, अलग अलग है सब कुछ। तो ये तो आपने जान लिया है, ये हम इस क्लास में जानेंगे ही। उसके अलावा यहाँ पे गणना की बात करें तो यहाँ पर कुछ 4 चीज़ें हैं, माध्य, परिसर, बहुलक और माध्यक। ये 4 चीज़ें बेसिक, ये 4 चीज़ें, लेकिन बहुत ही आसान है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से कोई भी चारों चीज़ों में से कोई भी 6ठी क्लास का नहीं है, कोई भी 8वीं क्लास का नहीं है, सब 7वीं क्लास का ही टॉपिक है सब, जो कि 7वीं क्लास में आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? कुल मिलाकर हमको पढ़ना है यहाँ पर दंड आरेख पढ़ना है, जो कि क्या करता है, किसी भी आंकड़े के प्रबंध को दर्शाता है, यानी कि अच्छे से दिखाता है ना, हम बताता है कि इसमें क्या बड़ा, इसमें क्या बड़ा, अच्छे से तरीके से। ठीक है, उसके अलावा माध्यक हमको पढ़ना है परिसर क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्यक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कहाँ काम आता है। बस इतना से पढ़ लो आप, 2-3 एक्सरसाइज आप करोगे और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अच्छा, गणना का जो पहला टॉपिक है वो यहाँ पर माध्य है ना। तो माध्य बोले तो अंक गणित माध्य, समांतर माध्य, औसत, ये तीनों इसी के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से मैं बोलता हूँ, ये क्या है? माध्य है। क्या है ये? माध्य है। ठीक है, तो माध्य क्या होता है भैया, वो कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है उसका, वो बताओ, समझाओ। ठीक है, समझो यहाँ पर ध्यान से। देखो, अब ये जो चैप्टर है ना, ये आंकड़ों का प्रबंधन है, तो आपको आंकड़े तो दिए होंगे, है ना, कोई तो डाटा आपको दिया होगा कि नहीं, बताओ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है, 4 बच्चे हैं, और मेरे पास जो है 100 रुपये है, तो इन 4 को बांटना है मुझे। ठीक है, और मैंने एक को दिया 50 रुपये, एक को दिया मैंने 20 रुपये, और अब एक को मैंने 10 रुपये दिया, और एक को मैंने दिया कितने, मान लो 20 रुपये। ठीक है, 2 को 20 दिए मैंने, एक को 50 और एक को मैंने 10 रुपये दिए। ठीक है, ये मैंने दिया है। ठीक है,
तो या तो मैं उसको अच्छे से दिखा सकता हूँ, अच्छा दिखाने वाला टॉपिक हम लास्ट में कर लेंगे, एक ही टॉपिक है, आप पहले इसको समझ लो। ये पहले है ना, तो आप ये पहले कर लीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, साथ-साथ मैं बताऊँगा कैसे करना है, क्या करना है। फिलहाल अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, माध्यम पहले कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, उसके बाद बताऊँगा कि कहाँ यूज़ आता है, क्या काम है, क्या चीज़ है इसका मतलब, ठीक है। देखो जो आपको आंकड़े दिए हैं ना, उन सबको जोड़ बटे में वो कितने हैं, बटे में मतलब समझते हो ना, भाग में, ठीक है। तो इन सबका जोड़ बोलो मतलब, तो मैं कह सकता हूँ ना, कुल परीक्षणों का योग। हाँ, तो बच्चों कुछ इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि माध्य कैसे निकलता है, कुल परीक्षण मतलब ये जो आपके पास चीज़ें दी हुई हैं, 4 चीज़ें, इनका जोड़, योग, ठीक है। अच्छा, और बटे में कितनी संख्या है वैसे, अब करके दिखाऊँ? चलिए आपको करके दिखाता हूँ। कुल परीक्षणों का योग मतलब इन सबको जोड़ना है, मतलब कि 50 जमा में 20 जमा में 10 जमा में 20, कुछ इस तरीके से। अरे ये मत जोड़ देना एबीसीडी, ठीक है, इसकी बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है। तो बटे में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हैं ये, ठीक है। 4 से मैं इसको भाग कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको पूरे जोड़ूँगा तो कितना आ जाएगा? मतलब 20-20 40 और ये 10 50 और 50 100 हो गए पूरे 100, ठीक है। और बटे में आ जाएगा इसके 4, 4 से मैं इसको भाग करूँगा तो आ गया 25। मतलब कि इसका जो माध्य है वो कितना आया बच्चों? 25 आया माध्य, यानी कि औसत, समांतर माध्य, अंकगणित माध्य एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो माध्य मतलब होता क्या है वो समझिए एक बार ध्यान से, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर जो है 4 चीज़ों को, 4 लोगों को ₹100 थे मेरे पास टोटल, उसमें से मैंने बाँट दिया इन सबको, ठीक है। तो इन सबको जो मैंने बाँटा ना, मैंने बराबर नहीं बाँटा, मैंने सबको ऊपर-नीचे बाँट दिया, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा, किसी को बराबर भी दिया, ऐसे किया, ठीक है। तो माध्य का मतलब ये है ना कि अगर मैं इन सबको चारों को बराबर-बराबर देता तो कितना-कितना मिलता लगभग, ये चीज़ को पता लगाना, मानना, जानना, इसको कहते हैं माध्य। तो माध्य इसका 25 निकला, मतलब कि अगर मैं ₹100 को 25-25 बाँटता तो सबको बराबर मिलता, सबको। सोचो, इसको 25, इसको 25, इसको 25, इसको 25, इसको 25, 25, 50 और 25, 75 और 25, 100, ठीक है। तो कुल इस मिला के माध्य मतलब क्या होता है कि सबको एवरेज यानी कि औसत तौर पे किसको जो मिलेगा बराबर-बराबर अगर बात करें तो। हालाँकि अभी किसी को कम, किसी को ज़्यादा मिला है, लेकिन अगर बात करें कि सही सबको अगर बराबर दिया जाता होता, तो सबको कितना-कितना मिलता, ठीक है? तो तब वहाँ पर काम आता है माध्य, मतलब हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, फॉर्मूले को भी समझते हैं। आओ देखो यहाँ पर, हम करते हैं कि भाई पूरे पैसे को इकट्ठा करो, किसको-किसको कितना-कितना मिला, सबको इकट्ठा किया तो भाई 100 आ गया। अब 100 को मैंने किससे भाग किया, जितने हैं वो, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो मैंने 4 से भाग किया, मतलब मैंने 4 इसके हिस्से कर दिए बराबर। तो हर एक हिस्सा 25 बोले तो हर एक सबको 25-25 मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब होता है ये। और ये कहीं-कहीं ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम एवरेज यानी माध्य निकालने की ज़रूरत होती है, यानी कि सबको अगर बराबर-बराबर देते तो लगभग-लगभग कितना होता, ठीक है। मान लो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेस्ट चलते हैं आपके फॉर एग्ज़ाम्पल, तो टेस्ट में क्या होता है कि आपके अलग-अलग सब्जेक्ट के नंबर आ गए, ठीक है। तो आप एवरेजली बताते हो, औसत आप सबका थोड़ी ना यार गिराने बैठ जाओगे कि संस्कृत का इतना है, मैथ्स का इतना है, साइंस का इतना है, सोशल साइंस का इतना है, सबका नहीं गिनाओगे, ठीक है। तो आप रफली एक आइडिया दे देते हो कि लगभग मेरे कितने नंबर आए। तो इस बार आप कह देते हो कि इस बार के मेरे टेस्ट में लगभग-लगभग 20 में से 15-15 नंबर आए हैं। मतलब कि 15 नंबर आपके हर एक में हैं। ठीक है, अगर माना सबको एवरेज किया जाए तो एवरेज कुछ इस तरीके से देते हैं, ठीक है? इस तरीके से एवरेज निकालते हैं और यहाँ-यहाँ कहीं-कहीं काम आता है, ठीक है? अच्छा, मैंने फॉर्मूले का भी बता दिया कैसे किया जाता है, ठीक है? तो ये तो था बच्चों गणना का पहला टॉपिक, पहला जो ये माध्य वो, ठीक है। गणना मतलब क्या? हिसाब-किताब, तो हिसाब-किताब ही तो कर रहे हैं ना, हिसाब-किताब करके जो हमने बताया कि लगभग-लगभग कितना चीज़ें आती हैं और कैसे-कैसे हिसाब लगाया वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो बच्चे गणना का यानी कि कैलकुलेशन का अगला टॉपिक यहाँ पर प्रसार यानी कि परिसर, ठीक है। माध्य को जानने के बाद अब यहाँ पर परिसर को जानना क्या वो चीज़ है। देखो ये भी बहुत छोटा चीज़ है, वो क्या यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ। देखो, अब परिसर यानी कि प्रसार जो है कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं सबसे बड़ा माइनस में सबसे छोटा। अब ज़ाहिर-सी बात है बच्चे, फिर से वही बात है कि आपको एक डाटा तो दी होगी, मतलब कि ए, बी, सी, डी सेम वही डाटा ले लेते हैं। अपना 50 था, 20 था, 10 था और ये 50 था, ठीक है? तो इसमें बोला गया है कि इसका रेंज निकालो कि भाई रेंज कितना है इसका, ठीक है ना? रेंज यानी कि परिसर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे बड़ा कितना है? 50 है, ठीक है? और घाटा में सबसे छोटा कितना है? 10 है। तो 50 में से 10 घटा दूँगा तो बचेगा 40, तो 40 इसका क्या है यहाँ पर परिसर है, ठीक है। अच्छा, मतलब इसका परिसर का मतलब होता क्या है वो समझिए। देखिए, परिसर का मतलब है कि जो सबसे बड़ा मैंने दिया है और सबसे छोटा दिया है उसमें से लगभग कितना अंतर दिया है, मैंने अंतर कितना किया है, सबको एक तरफ देखो। परिसर कम जितना कम होगा ना, यानी कि रेंज जितना कम होगा, उतना इन 2 को मैंने दिया, इन दोनों में अंतर कम होगा। उन दोनों को लगभग-लगभग सेम दिया होगा अगर परिसर कम दिया होता है, ठीक है ना? परिसर कैसे निकला? बड़े में से छोटा घटाया, तो बड़े में से छोटा घटाया तो जो अंतर बचेगा, अगर वो ज़्यादा अंतर है, मतलब कि मैंने एक को कुछ दिया, एक को कुछ दिया है, ये अंतर हुआ। एक को कुछ दिया, एक को कुछ दिया, ये अंतर हुआ। ये अंतर को ही क्या कह रहे हैं? परिसर कह रहे हैं, ठीक है? अब जब आपको माध्य और परिसर समझ में आ गया ना बच्चे, तो अब आप यहाँ पर एक्सरसाइज़ 3.1 की प्रश्न थे 3.1 कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा यही इससे ही जुड़ा हुआ हुआ
जुड़ा हुआ है, ठीक है। हालाँकि आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद उसको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो, तो मुझे फिर कमेंट करना। हो सकता है इन फ्यूचर में आपके लिए इस चैप्टर के ऊपर पूरा एक्सरसाइज़ के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अगला टॉपिक यहाँ पर बहुलक। अब जैसे यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर बहुत बार आने वाले को क्या कहते हैं, बहुलक। परीक्षणों के एक ग्रुप में, एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाले जो परीक्षण है, जो आपका डाटा है, वो जो नंबर है, जो ज़्यादा बार आ रहा है, उसको मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, बहुलक यानी कि परीक्षण कहूँगा। फॉर एग्जाम्पल आपको डाटा दिया जा रहा है, कोई आपके क्लास के बच्चों का यहाँ पर डाटा है। किसी बच्चे के पास जो यहाँ पर 40 रुपये है इस टाइम, अभी उस वक्त जेब में क्लास में। किसी के पास यहाँ पर 50 रुपये है, किसी के पास 60 रुपये है, किसी के पास फिर से वही 40 है, किसी के पास फिर से 50 है, किसी के पास 20 के अलावा 200 रुपये भी हैं। कुछ इस तरह से जो है नंबर है, ठीक है। तो उसमें बहुत बार क्या आया, ये 40 2 बार है, 50 भी 2 बार है, तो दोनों क्या है, बहुलक है, मतलब जो ज़्यादा बार आया, सिंपल सी बात है। तो मैं कह सकता हूँ कक्षा में कई सारे बच्चों यानी ज़्यादातर बच्चों के पास इतना है, इतना तो कह सकता हूँ ना। ठीक है, सबके पास अलग-अलग है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के पास 40-40 है। ऐसे ही डाटा बहुत भी बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर 150, फिर हो सकता है 40, फिर यहाँ पर और एक और के पास हो सकता है 40। तो यहाँ पर 40 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, तो 40 आ गया बहुत बार। तो मैं कह सकता हूँ कि 40 यहाँ पर क्या है, बहुलक है। 40 मतलब जो बहुत बार है। अब इसका एग्जाम्पल, इसका जो उत्तर है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि बच्चों अभी पास क्लास के ज़्यादातर बच्चों के पास 40 रुपये के करीब में पैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सबके पास 40 है, इसके पास ये, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास 40 से ज़्यादा है ही नहीं, या 40 से कम है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बहुलक 2 भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि 50 2 बार आया था, अभी मैंने देखा था 40 2 बार आया था। दोनों बहुलक हो सकता है अगर 2 नंबर है तो। बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आए, अगर वो ज़्यादा बार दोनों बराबर, फॉर एग्जाम्पल ये 40 कितनी बार है, 4 बार, 50 कितनी बार है, 2 बार, 50 और ले लेता हूँ 2 बार में, तो अब कितनी बार हो गया, ये भी 4 बार, तो 50 भी क्या होगा यहाँ पर, बहुलक होगा। तो मेरा बहुलक भी 2 गो हो सकता है, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूँ कि ये काम कहाँ आता है। मान लो कि आपके पास जो है कपड़े दुकान है, और कपड़े दुकान में कहा दिया जा रहा है कि फ्रॉक 5 है, अलग-अलग कपड़े का यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना बिकाई, इतना बिकाई, इस महीने में इतना बिकाई, वो सब है। तो फ्रॉक 5 है मान लो, जीन्स 10 है और पैंट 15 है। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिका, पैंट। 15 बार, 15 बार वो बिका, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वही आया, यानी कि पैंट जो है 15 बार आया, ठीक है। तो पैंट ही जो है बहुलक होगा, और उस हिसाब से दुकानदार उतना ही वही चीज़ लेके आएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों माध्य का यहाँ पर अगला टॉपिक है, और माध्य का मतलब ये होता है, सिंपल से होता है कि भाई बीच वाला, ठीक है। बीच वाले का क्या मतलब, वो समझिए यहाँ पर ध्यान से। फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पूरी क्लास में जो है आपका एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट जब होता है तो उसमें जो है बहुत सारे बच्चों के अलग अलग नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का आते हैं 5 नंबर, किसी का आते हैं 20 नंबर, किसी नंबर आते हैं 25, किसी के नंबर आते हैं मान लो 10, किसी के नंबर आते हैं 15, और फिर एक के आगे फिर 12 आ गए। इस तरीके से जो है कई सारे नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई किसी का नंबर 0 भी आ सकता है, किसी नंबर और मान लेते हैं 20 भी आ सकता है, किसी का नाम 30 भी आ सकता है, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि बीच वाला इसमें कैसे हो गया? बीच वाले का क्या मतलब हुआ? देखो आप पहले देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, फिर जानते हैं कि मतलब क्या हुआ और कहाँ इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो देखो, आपको बीच वाला निकालना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो इसके बीच वाला लगभग ये वाला होगा, है ना? इसके इधर 4, इसके इधर 4, तो ये बीच वाला हुआ, है ना? ऐसा नहीं है बच्चों, तो नंबर तो ऐसे ही हमने देख लिया है, नंबर तो ऐसे लिख लिया, तभी जो आगे आया उसका हमने आगे लिखा, जो उसके पीछे आया वो उसके पीछे लिख दिया, कोई तरीके से तो लिखा नहीं। तो अब इसको हम तरीके से लिखेंगे, मतलब कि इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। आरोही क्रम एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। आरोही क्रम मतलब समझते हो क्या होता है? बढ़ते क्रम, मतलब इस नंबर में सबसे छोटा जो है उसको पहले, फिर बड़ा, इस तरीके से एक तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है? 0, 0 से बड़ा यहाँ पर 5, ओके, 5 से बड़ा 10, 10 लिख दिया, 10 से बड़ा 20, लेकिन 20 से पहले 12 आता है, 12, फिर 15 भी तो है, 15, ठीक है, फिर 20, तो 20 दो बार आ गया, तो 2 बार लिख दूँ? हाँ लिख दो भाई, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर जो है एक और बार 20 लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 0 भी हो गया, ठीक है। अब 5 को भी ले लिया, ठीक है, 10 को भी ले लिया हमने, ओके, 12 को ले लिया, ओके, 15 को ले लिया हमने, ठीक है, 20 को भी ले लिया, 20 को ले, बचा क्या यहाँ पर 25, तो 25 को भी अब ले लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और इधर, ठीक है, तो 25 को भी अब ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो 25 तो यहाँ पर हो गया, उसके अलावा थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ मैं, अब हम इसको भी ले लेते हैं भाई, 30 तो रह ही रहा है ना, तो 30 को भी ले लेते हैं यहाँ पर, तो मैंने अब जो यहाँ पर 30 को भी ले लिया, ठीक है। तो हमको बीच वाला देखना, तो बीच वाला कहीं ना कहीं 15 आ रहा है ना? देखो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखो, 15 जो है बीच में, उसके इधर कितना, 1 2 3 4, 4 चीज़ें इधर है, 1 2 3 4, 4 चीज़ें इधर है, तो 15 ही जो है बीच वाला, और ये हमारा क्या है, माध्यक है, ठीक है। अच्छा, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में क्यों लिखवाया, घटते क्रम में क्यों लिखवाया? अच्छा चलो वो भी लिख के देख लेता हूँ। घटते क्रम को क्या कहते हैं यहाँ पर, अवरोही क्रम। तो उसके हिसाब से मैं पहले क्या लिखूंगा यहाँ पर 30, फिर क्या लिखूंगा 25, फिर 20, और फिर दूसरा वाला 20, फिर यहाँ पर 15, फिर 12, फिर 10, फिर 5 और 0,
है ना। तो मतलब जो ऐसे था उसको मैंने ऐसे पलट के लिख दिया, घटते क्रम में घट रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी देखोगे तो आप इधर ये रहे 4, इधर ये रहे 4, ये 12, 10, 5 और ये 0 थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4, तो यही तो 15 तो यही हुआ ना। अरे भाई देखो यहाँ पर बढ़ते क्रम, ये घटते क्रम, इसको आप ऐसे पलट दो चाहे ऐसे पलट दो, 15 तो वहीं पर रहेगा ना। तो आप कैसे भी कर लो, आरोही क्रम या अवरोही, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम, ठीक है। 15 तो वहीं पर आएगा, बीच वाला तो वहीं पर आएगा, ठीक है। तो बीच वाले को क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। और कुछ इस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि भाई ऐसे वैसे तो आप कैसे भी किसी को भी उठा दोगे, बढ़ते छोटे किसी को भी। देखो माध्यम मतलब क्या होता है, मिडल वाला, बीच वाला, ठीक है ना, जो ना लंबा है ना छोटा है ना मोटा है ना पतला है, बीच वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर ध्यान से मैं कह सकता हूँ ना कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि पूरे डाटा में एक मिड में आता है, बीच में आता है, जिससे सारे नंबर बड़े हैं बराबर और उतने ही सारे नंबर छोटे हैं बराबर। मतलब बड़े बराबर हैं, छोटे बराबर है, और ये बीच का है जिसके से छोटा और बड़े बराबर, ठीक है। तो इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये समझिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं क्लास में जो है इतने बच्चे थे, कुछ 9 यहाँ पर बच्चे थे, और बच्चों के यहाँ पर जो हाइट ये थी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ना 15 ही वाला बीच है, उससे सारे बराबर बड़े हैं और उससे ही सारे बराबर छोटे हैं। बराबर मतलब ये जो बड़े और छोटे हैं दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों का कंपटीशन करवा दूंगा, कबड्डी हो गया, मान लो बैडमिंटन हो गया, मान लो वॉलीबॉल हो गया, इस तरीके से जो है कुछ अलग अलग गेम हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ हो सकती है, उनका टीम टीम बन जाएगा। और जो 15 है ना इधर बड़ा है ना छोटा है, बीच का है, तो एक रेफरी की तरह वो इस तरीके से जो है काम करेगा। मतलब कई कई जगह हम इसको जो है काम में ले सकते हैं, और इसको कहते हैं यहाँ पर माध्यक, ठीक है। अच्छा, अब जब ये आपने कर लिया यानी कि बहुलक और माध्यक कर लिया है, तो अब आप एक्सरसाइज 3.2 यानी कि दूसरा एक्सरसाइज इस प्रश्नावली 3.2 भी आप कर सकते हो और उसको आराम से कर सकते हो। और यहाँ पर जो है इस पूरा गणना का टाइम खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ पर जो है हिसाब किताब करने का टाइम, जमा घटा गुणा भाग करने वाला टाइम खत्म हो चुका है। वैसे जमा घटा गुणा भाग हमने क्या किया, छोटी छोटी बातें बस आपको यहाँ पर समझनी है और उसको यहाँ पर अप्लाई करनी है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं दंड आरेख के बारे में, जो कि एक अच्छा खासा टाइम लेगा और अच्छे से हम समझेंगे। तो बच्चे अब यहाँ पर हम बात करते हैं दंड आरेख के बारे में। अगर आप इसको कर लेते हो तो आप प्रश्नावली 3.3 को भी कर पाओगे और पूरा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो टॉपिक है, इसी टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम लगने में, समझने में, और अब एक बार जब आप इसको समझ जाओगे तो आपको सब करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या है पहले वो जान लो। ये टॉपिक जो है किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने का, सिखाने का, दिखाने का एक तरीका है, अच्छे तरीके से दिखाने का। हालांकि डाटा लिखा होगा हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, चाहे मैथ्स में लिखा होगा शब्दों में, या फिर नंबर के थ्रू, तो हम उसको भी समझ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं एक जो हम एक डिज़ाइन बना के समझाएंगे ना, उसमें बढ़िया से आपको समझ में आएगा, किसी को भी अगले को समझ में अच्छे से आएगा, और कोई भी समझ सकता है ना। आपने फिल्मों में भी कई जगह देखे होंगे, फिर आप फोटो वीडियो देख ही सकते हैं। तो अब जो है बनाने का कोशिश करते हैं, भाई कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और गाँव का यहाँ पर नाम देता हूँ, मान लो A B C और ये D। तो यहाँ पर ABCD क्या है, गाँव है, ठीक है। और गाँवों में गाय की संख्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। गाय की संख्या, किस गाँव में कितने गाय है, गाय की संख्या, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गाय की संख्या मान लो ए गांव में जो है 20 गाय है, अगले में जो है मान लो यहाँ पर 30 गाय है, अगले में मान लो यहाँ पर 0 गाय है, अगले में 40 गाय है। तो कुछ इस तरीके से गाय और उनकी यहाँ पर संख्या। बताओ ये क्या आंकड़े हैं, बताओ, सिंपल सी बात है यार, आंकड़े यानी कि इन्फॉर्मेशन, जानकारी है ना, कि गाँव ए में 20 गाय है, गाँव बी में 30 गाय है, गाँव सी में 0 गाय है। तो कहीं ना कहीं नंबर तो आया ना, तो इन्फॉर्मेशन तो है और नंबर भी है। तो कहीं ना कहीं ये क्या यहाँ पर डाटा है, और डाटा है तो उसको हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अच्छे से दिखाएंगे, उसको बताएंगे, ठीक है। अब दंड आरेख की मदद से जो इस चीज़ को हम दिखाने या दर्शाने वाले हैं, देखो यहाँ पे कैसे दो चीज़ें दी हुई हैं हमें, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर दंड आरेख खेलूंगा, कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पता है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, अब इनको बना देता हूँ। हाँ, तो बच्चों अब इसको यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। ये होता है आपको एक्स एक्सिस पता है ना, और ये होता है वाई एक्सिस, यानी कि दो चीज़ें होती हैं, एक एक्स एक वाई, ठीक है। यहाँ पर होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने डॉट बना रखा है ना, बराबर बराबर दूरी पर, स्केल से मैंने बराबर बराबर दूरी पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डॉट, फिर यहाँ से यहाँ तक एक, फिर ऐसे ऐसे एक एक बराबर बराबर दूरी पर मैंने बनाया। क्यों बनाया, किस लिए बनाया, अभी काम आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लो। इसको नहीं कहते अभी दंड डायरेक्ट, अभी बनाएंगे, टेंशन मत लो। इसको लेके यहाँ तक एक बराबर बराबर दूरी पे आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक एक बिल्डिंग बनाऊंगा, और जिस बिल्डिंग का नाम दूंगा मैं ए, जो है गांव ए को दर्शा रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही बिल्डिंग में थोड़ा दूर उसको बनाऊंगा यहाँ पर बी, ऐसी बिल्डिंग में यहाँ पर बनाऊंगा सी, और ऐसी बिल्डिंग यहाँ पर बनाऊंगा मैं डी। इस तरह से जो है बिल्डिंग में बनाऊंगा, ठीक है। बिल्डिंग किस काम आएगा, क्यों बना रहा हूँ, पागल हो क्या मैं, देखो यहाँ पर ध्यान से मैं बताता हूँ क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर जितनी बड़ी है ना, वहाँ पर मैं गायों की संख्या बताऊंगा। जो जितनी जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतनी बड़ी पता चले उतनी ज़्यादा गाय किस में है। तो यहाँ पर तो 0 है, तो धीरे धीरे बढ़े, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन क्या मुझे 1 2 3 4 बनाने की ज़रूरत है,
नहीं, क्यों? देखो यहाँ पे जो गायों की बात हो रही है, मैं यही तो देखना चाहता हूँ ना कि गाय किसके पास ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, किसके पास कम है, कितना कम है ना? यही सब देखना चाहता हूँ, इसी को तो बताता हूँ हर एक को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ से इसका अंतर पता चल जाए ना आसान से, वो वाला बनाता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ यहाँ पे 0 से सीधा यहाँ पर मैं मान लो 10 पे आ जाता हूँ, ठीक है। 10 से यहाँ पर सीधा आता हूँ, फिर यहाँ पर मैं 20 पर आ जाता हूँ, फिर 30 पर बराबर दूरी पर 30, 40 और फिर यहाँ पर 50, मतलब कुछ इस दूरी पर बराबर दूरी पर मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप 1, 2, 3, 4 ही लो। अगर आपके पास जगह कम है तो आप ऐसे ही बना सकते हो, 100-100 का गैप भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द नंबर। मैं 100 का गैप ही ले लूँ यहाँ पर, और यहीं पे अंदर सब पता नहीं कहाँ कैसे बनेंगे, तो नहीं हो पाएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आप इसकी बात करते हैं, ए कितना बड़ा है? ए बोले तो 20, तो 20 तक जाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, 20 तक जाते हैं, इसके सीधा तक बिल्कुल यहाँ तक, और इतनी बड़ी ये वाली बिल्डिंग को बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। ओके, तो ये बन गया, ओके वेरी गुड। अच्छा, बी कहाँ तक है? 30 तक, तो बी के लिए बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अलग अलग पेन की जरूरत का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन आप मत करने लगना, ठीक है। वो तो मैं समझाने के लिए, अच्छे से बताने के लिए अलग अलग पेन का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। बी का भी हो गया। सी कितना है? 0 है। सी कुछ नहीं है, बोले तो कुछ नहीं है, तो भाई ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये 0 है, ये कुछ नहीं बनाऊंगा। अरे थोड़ा सा बढ़ा दिया ना तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। 0 से थोड़ा सा भी अलग गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो मैं सी को छोड़ देता हूँ। डी देखता हूँ कितना है? 40 है, ठीक है, तो 40 तक बढ़ा देता हूँ। 40 कहाँ है? ये बढ़ेगा कहाँ तक? 40 तक, तो 40 तो भाई ये सब रहा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट कर देता हूँ। हालांकि आपको तो ग्राफ मिलेगा बच्चे, तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे कहीं आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और आपको बिल्कुल ध्यान से बनाना है। कोई भी देखो, ये लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए, और ना कोई और क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो देखो। आप कोई भी बिल्डिंग जो है पतला मोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर रखी थी कि भाई ये बिल्डिंग इतनी है, अगली बिल्डिंग की मोटाई भी यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर हो, अगली बिल्डिंग की मोटाई भी बराबर हो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो दूरी हो भी बराबर हो। जरूरी नहीं है बिल्डिंग की मोटाई जितनी हो गैप भी उतना ही हो, लेकिन हाँ, इस चीज़ का अगर आप सब चीज़ एक ही साथ ऐसे ही रखोगे तो समझ में जो अच्छे तरीके से आएगा ना, ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल से देख के इस ग्राफ को मैं क्या कह सकता हूँ, इस जो दंड आरेख मैंने बनाया है, इसको कहते हैं इंग्लिश में बार ग्राफ। तो उसको मैं देख के क्या बता सकता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा कितने पास है? डी, उससे कम जो है उसके पास ये है, उसके पास ये है, और सबसे कम इसके पास है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि इन दोनों के गैप में बहुत कम ही का फासला है, जल्दी से पूरा कर लेंगे, लेकिन जी सी और डी के गैप में बहुत है, मतलब सबसे ज़्यादा डी के पास है, सबसे कम सी के पास है। अरे यार, बिना इसको देखे ऐसे ही बता दूंगा, बिना इन सबको देखे ऐसे ही बता दूंगा, है ना। तो आप भी बता सकते हो ना। इसी चीज़ को हम कहते हैं दंड, दंड की तरह खड़े हैं, और आरेख मतलब इस तरीके से बनाना, खींचना, बताना, ठीक है। तो इसकी मदद से आपको जो है दंड आरेख बनाना है, खींचना है, करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस क्या नाम है, डाटा को छुपा दूँ तो क्या आप बता सकते हो क्या चीज़ है? नहीं बता सकते। आप ये ज़रूर बता सकते हो कि इसमें ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते ना क्या चीज़ है। तो आपको ये चीज़ भी लिखना ज़रूरी है कि भाई ये ABCD क्या है? ABCD क्या है? गाँव। तो यहाँ पर आप लिखोगे गाँव, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरफ क्या है? पूरा गाँव। अच्छा, इस तरफ क्या है? गाँव की संख्या, गाय की संख्या है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं गाय की संख्या, ठीक है। कुछ इस तरीके से इस तरफ ये है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ बनाते हैं, बराबर दूरी पर, अच्छे से देखने में यार अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने मोटाई, इसकी बिल्डिंग की मोटाई सेम रखी है, ताकि मेरे को समझने में, देखने में बहुत आसानी हो, कि सिंपल से पता चल रहा है यार इसमें ये अंतर है, और ये बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दुई दंड आरेख। दुई दंड नाम से पता है ना क्या होता है? दुई यानी कि दो, यहाँ पे दुई कर दूं फिर मैं, दुई दंड। इसमें जो दंड है ना वो डबल होगा। डबल मतलब फॉर एग्जांपल मान लो एक गाय, गाँव एक ही है और उसमें गई तो थी गाय की संख्या, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि भाई उसमें भैंस की संख्या बता दो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भैंस, ऊपर जगह नहीं हेडिंग के लिए, तो यहाँ पर नीचे मैं कर देता हूँ भैंस की संख्या, और वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए में जो है वो 10 है, बी में 30 गाय और 30 वहाँ पर भैंस भी है, सी में यहाँ पर जो है मान लो 10 भैंस है, और डी में 40 गाय है, और वहाँ पर जो है मान लो मान के चलो 20 भैंस है। ये भैंस की संख्या हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ए का, ए की तो बात हो ही रही है, ए गाँव की, तो उसमें गाय मैंने बताया, मैं फिर इतना ही बड़ा, मैं भैंस कितना है भाई 10, तो मैं 10 तक इसको बिल्डिंग को बढ़ाऊँगा, और यहाँ पर एक और बना दूँगा 10 तक, कुछ इस तरीके से इसके साथ जुड़ा हुआ, कि मतलब पूरा एक ही बात हो रही है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, मैं ए को कहूँगा कि भाई पूरा एक ही बात हो रही है, दोनों बिल्डिंग उसकी हैं, चिपकी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे में क्या कहूँगा, बी के लिए बना दूंगा 30, तो बी के लिए कहाँ है भाई 30, ये रहा 30, 30 उसके बराबर, तो उसके 20 के लिए, बी के लिए इतना 30 बना दिया। सी के लिए 10, तो सी गाय वाला कुछ नहीं था, तो गाय के उधर मैंने बना दिया 30, ठीक है। अच्छा, भैंस का इस तरफ बना रहे हो, गाय के इस तरफ, तो उस तरफ फिर रहने देना, इधर मत कर देना, ठीक है। डी का कितना था? 40 के बगल में 20, यानी डी का था 40, ठीक है, वो गाय का था। भैंस के लिए 10 कितना था? 20, ठीक है, तो 20 बना देते हैं आप,
क्या नाम है, स्केल से नाप करके बनाओगे, ठीक है। अच्छा, अब देखोगे आप ध्यान से, तो गाय भैंस, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई गाय कौन सी है, भैंस कौन सी है। तो मैं क्या करूँगा ना बच्चे, मैं कुछ निशान लगाऊंगा। मतलब देखो अब यहाँ पे भैंस क्या है, काली काली, तो मैं भैंस के ऊपर यहाँ पे कुछ निशान लगा देता हूँ। वो क्या है, काला काला। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे निशान लगा देता हूँ, इसलिए आप देखे होंगे ऐसे ऐसे निशान है आपकी बुक्स में। इसका मतलब यही है कि जो दूसरा वाला बिल्डिंग है ना, वो इस वाली बिल्डिंग को दिखा रहा है। दूसरा वाला जो चीज़ें मैंने बनाई है ना, वो भैंस को दिखा रहा है कि भाई भैंस में आप देख के बता सकते हो कि किसके पास ज़्यादा भैंस है, किसके पास कम है। सबसे कम इसके पास भैंस है, सबसे ज़्यादा इसके पास है भैंस है। अच्छा, ऐसा कौन है जिसमें गाय भैंस दोनों बराबर है, तो ये वही है ना, सी तो है जिसके पास गाय भैंस दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है भैंस और गाय का कंपैरिजन साथ में एक साथ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अब मैंने जो भैंस का मोटाई लिया ना, वो ज़्यादा नहीं लिया है। मैंने गाय की तरह भैंस का नहीं लिया, जो कि मैंने गलती किया। आप लोगे मतलब जितना ही गैप है उतना गैप इसके लिए भी छोड़ोगे, और फिर उतना गैप इस जगह के लिए। आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है ना, पूरा कि गाय के लिए इतना मोटाई रहेगा, फिर भैंस के लिए इतना ही और रहेगा, फिर थोड़ा सा हम जगह भी छोड़ेंगे ना ताकि अलग अलग दिखे, ठीक है। फिलहाल अभी जो मैंने एक पद जो बनाया था तब उसके हिसाब से ठीक बनाया था, लेकिन दुई पे जब मैंने बनाया तो उसमें गड़बड़ा गया, ठीक है। तो आप जो है बराबर बराबर और थोड़ा सा इनका और दूर दूर को बनाना, ताकि दुई दंड आरेख भी आ सके, यानी दूसरा दंड भी आ सके, ठीक है। साथ साथ आप ये भी बताओगे कि जो ऐसे ऐसे मैं डिजाइन कर रहा हूँ, मान लो इस वाले पेन से कर देता हूँ, ऐसे ऐसे डिजाइन कर रहा हूँ, ये भैंस की संख्या बताने के लिए है, भैंस को दर्शाने के लिए है। ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा ना, तभी तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से द्वि दंड, यानी कि एक ही साथ दो ही दंड बना देंगे, क्योंकि एक ही चीज़ की बात हो रही है। नंबर यहाँ पे गाय की भी, बट यहाँ पर आप लिखोगे भैंस की भी संख्या, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, और ये जब आप ये कर लोगे तो बच्चे आपके पास प्रश्न 3.3 भी हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट कर देना बच्चों, उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही है, बट अगर आपको इसके चैप्टर के बारे में आगे भी पढ़ना है तो आपको 8th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, उसका भी वीडियो है हमारे चैनल पे बिल्कुल ही। और अगला चैप्टर का वीडियो आपको यहाँ पर एंड में आपको इस वीडियो के ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।